हेलो। तो चैप्टर शुरू करते हैं। क्लास 11 का पहला चैप्टर व्हाट इज साइकोलॉजी। तो ऑब्वियसली हम रियलिटी में रह रहे हैं तो हमें हर चीज़ की स्टडी करनी पड़ती है। तो अलग अलग चीज़ें की स्टडी होती है। फिजिक्स किसको स्टडी करता है? ऑब्जेक्ट को, जो भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है उनके इंट्रैक्शन को। केमिस्ट्री केमिकल्स को स्टडी करती है। बायोलॉजी फिजियोलॉजी को स्टडी करती है, जो भी इंसान की फिजिकल वगैरह है। ठीक है, फिजिकल एट्रीब्यूट है। साइकोलॉजी में हम किसको स्टडी करते हैं? हम स्टडी करते हैं इंसान के माइंड को, ठीक है, उसकी सोल को, जिसे हम साइकी भी बोल सकते हैं। तो एक ग्रीक वर्ड से बना है साइकी और लोगोस। लोगोस क्या? स्टडी, नॉलेज, और साइकी मतलब सोल, माइंड। ठीक है, अब उसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या होगी? अ साइंस विच स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंस और बिहेवियर। तीन हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कैसा? जो सब्जेक्टिव होता है। हर एक इंसान का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है लाइफ में। ठीक है, हर एक सिचुएशन के अंदर दो लोगों का अलग अलग डिग्री का एक्सपीरियंस भी हो सकता है। ठीक है, अब हमने क्या किया? प्रोसेस क्या है? तो पहले एक्सपीरियंस आया, फिर तुम्हारे सेंसेस ने उसे रजिस्टर किया, फिर तुमने न्यूरल एक्टिविटी हुई तुम्हारे ब्रेन में, उसको रजिस्टर किया माइंड ने, उस इंफॉर्मेशन को तुमने ऑर्गेनाइज किया किसके थ्रू? मेंटल प्रोसेसेस के थ्रू। ठीक है, अब क्या है? जो एक्सपीरियंस अंदर का हो, ठीक है, इंटरनल, तो ये तो माइंड की बात आ गई। अब इसमें क्या है? मेंटल प्रोसेसेस है। तो इसमें क्या, हम स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस की बात कर सकते हैं कि अवेयरनेस कितनी है, उसमें क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, जैसे कि परसीविंग हो गया, लर्निंग, नोइंग, फीलिंग, रिमेम्बरिंग। ठीक है, अब मैं इसमें दो तरीके की एक्टिविटीज है, मेंटल एक्टिविटीज और न्यूरल एक्टिविटीज। न्यूरल तो वो होगी जो तुम्हारे ब्रेन की बायोकेमिकल स्टेट है या फिर न्यूरॉन की एक्टिविटी है, उसे हम न्यूरल, जो कि ऑब्जर्वेबल है फिजिकली। अब उसको हम किस तरीके से हम नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं या फिर हम किस तरीके से इंटरप्रिटेट करते हैं, वो आ गई मेंटल प्रोसेस एक्टिविटीज में, लेकिन वो फिजिकली ऑब्जर्वेबल नहीं है। ठीक है, अब आते हैं बिहेवियर पे। जो थर्ड पार्ट है, बिहेवियर क्या है? रिस्पॉन्स या रिएक्शन किसका? सिचुएशन के ऊपर। जो भी एक्टिविटी हुई तुम्हारे एनवायरनमेंट में या फिर जो भी स्टिमुलस तुम्हें मिली, उसके ऊपर तुम कैसा रिएक्ट कर रहे हो, किस तरीके का रिस्पॉन्स दे रहे हो, उसे हम क्या कहेंगे? बिहेवियर। ठीक है, जो कि अब बिहेवियर क्या है? बिहेवियर कितने टाइप के होते हैं? बिहेवियर या तो एक्सटर्नल होगा या इंटरनल होगा। एक्सटर्नल वाले को ओवर्ट बोल दिया, जो कि आसानी से देख सको, आसानी से पॉइंट आउट कर सको। कोवर्ट क्या? इंटरनल हो गया, इतनी आसानी से तुम पॉइंट आउट नहीं कर सकते, ऑब्जर्व करना डिफिकल्ट होगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, बिहेवियर सिंपल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, या फिर शॉर्ट हो गया, एंड्यूरिंग, लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, या ओकेशनल होगा। ठीक है, अब आते हैं हम साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन पे। डिसिप्लिन की क्या करेक्टरिस्टिक है? डिसिप्लिन होता क्या है? डिसिप्लिन वही होता है कि एक एकेडमिक स्टडी होती है, किस चीज़ की? किसी ऑब्जेक्ट की। तो इसमें क्या है कि हम बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं, एक्सपीरियंस की स्टडी कर रहे हैं साइकोलॉजी में, मेंटल प्रोसेसेस की स्टडी कर रहे हैं, और किस तरीके से स्टडी कर रहे हैं? साइंटिफिक मेथड के थ्रू। ठीक है, अब इसमें हम क्या है कि हम बिहेवियर, माइंड को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। माइंड है क्या? माइंड काम कैसे करता है? क्या क्या प्रोसेसेस है? स्ट्रक्चर कैसा है? क्या-क्या मेथड्स यूज़ कर रहे हैं हम उसको स्टडी करने के लिए, डेटा को नॉलेज में कैसे कन्वर्ट करें, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब इंडियन ट्रेडिशन में साइकोलॉजी हमने कैसे स्टडी करी है? हमने क्या किया? सेल्फ रिफ्लेक्शन किया है ना, इंट्रोस्पेक्शन किया कि हमारे दिमाग में क्या क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है। उसी से हमने अपनी साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बनाई इंडिया में। तो साइंटिफिकली हमने क्या, कहाँ से स्टडी शुरू हुई? वो हुई जर्मनी में, लेप्जिग में, जहाँ फर्स्ट लेबोरेटरी ओपन हुई। ठीक है, साइकोलॉजी की 1879 में। अब अब करंटली क्या हो रहा है कि हम साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस, इन सबको कंबाइन करके हम उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब साइकोलॉजी की स्टडी दो लेवल्स पे होती है। तो एक तो हो गया नेचुरल साइंस की तरह। इसमें क्या है कि हम साइंटिफिक मेथड का यूज़ करते हैं हर फिनोमेना को स्टडी करने के लिए। उसे हम एकदम जैसे हम फिजिक्स में यूज़ करते हैं, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, वही हम इसमें भी अप्लाई कर रहे हैं साइकोलॉजी में, माइंड के लिए। अब इसमें क्या है कि मेन मॉडल कौन सा है? हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल। इसमें क्या होता है कि हमारे पास पहले से थ्योरी होती है, नॉलेज होती है, जो हमने गेन करी होती है रियलिटी को स्टडी करके। तो उस थ्योरी के बेसिस पे हम क्या करते हैं? एक हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं। हाइपोथेसिस क्या है कि अ, एक प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन होगा, या एक फिनोमेना है वो किस तरीके से वर्क करता है। एक इवेंट हुआ तो उसकी एक्सप्लेनेशन होगी, उसको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में हम लिखते हैं। ठीक है, तो हो गया हाइपोथेसिस। अब उस हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं कि जो हमने नॉलेज के बेसिस पे जो हमने एक नया स्टेटमेंट बनाया, वो सही है, नहीं है, ट्रू है, फॉल्स है, उसका हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उस डेटा को एनालाइज़ करते हैं। फिर अगर हमारा हाइपोथेसिस सही हुआ, तो हम उसे थ्योरी
में इंक्लूड कर देते हैं। वो फिर थ्योरी एक के ऊपर एक पाइल अप होती जाती है और फिर हमें नए लेवल की हम डिस्कवरीज कर सकते हैं उसे नई थ्योरी से कंबाइन करके। ठीक है। अब क्या क्या साइंटिफिक में मेन मेन क्या है कि हमने बायोलॉजिकल प्रिंसिपल पढ़ लिया कि बायोलॉजिकली बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। जब बिहेवियर कोई ह्यूमन बीइंग किसी तरीके के बिहेवियर में एंगेज्ड है। ठीक है। मेन क्या है, मेन पर्पस है कि हम कॉज एंड इफेक्ट को डिस्कवर करें। कॉज एंड इफेक्ट क्या है, स्टिमुलस या उस रिस्पॉन्स के बीच में। ठीक है। बिहेवियर किस उसमें ऑकर हो रहा है, मतलब बिहेवियर की कॉज क्या है। उस कॉज के बेसिस पे अगर हमें कॉज पता लगी तो हम कॉज को क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। उससे हम बिहेवियर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर ये कॉज होगी तो बिहेवियर ऐसा होगा। ठीक है। अब साइकोलॉजी को दूसरे तरीके से हम कैसे पढ़ते हैं, सोशल साइंस, कि हर एक बिहेवियर हर एक कॉन्टेक्स्ट में होता है। हर एक इंडिविजुअल की अपनी स्टोरी है, वो अपने तरीके से बिहेव करता है। इंसान एक कल्चर में एग्जिस्ट करता है, सोसाइटी में, तो उन सारे फैक्टर्स का क्या इफेक्ट है, एक इंसान की डिटेल स्टडी। ऊपर वाला क्वांटिटेटिव हो गया, साइंटिफिक वाला, कि उसमें हम जनरल पैटर्न निकाल सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं जो हर पॉपुलेशन पे फिट बैठे। दूसरे सोशल साइंस वाले में हम क्या, क्वालिटेटिव है, हम स्पेसिफिक उस पर फोकस कर रहे हैं, क्या कहते हैं, इंडिविजुअल पे, उसके एक्सपीरियंस पे हम डिटेल में जा रहे हैं। ठीक है। अब माइंड और बिहेवियर को कैसे स्टडी करें। माइंड है वो ब्रेन के बिना तो एग्जिस्ट कर नहीं सकता। पहले तुम आए, फिर तुम्हारा माइंड आया, फिर तुम्हारी कॉन्शियसनेस आई, सेल्फ आया, पर्सनैलिटी आई। ठीक है। वो जो भी डेटा आता गया तुम्हारे एग्जिस्ट करने के बाद, उसके बेसिस पे हम माइंड को स्टडी कर सकते हैं। जैसे एक बच्चे का माइंड इतना डेवलप नहीं होता इन कंपैरिजन टू एन एडल्ट। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो ज़्यादा एंगेज्ड है रियलिटी के साथ। तो पहले आती है रियलिटी, उसके बाद आता है तुम्हारा माइंड। रियलिटी का क्या हिस्सा, कि तुम्हारी बॉडी, तो उसके अंदर ब्रेन आ गया, उसके बेसिस पे ब्रेन की एक्टिविटी होगी, फिर उसी से माइंड जनरेट होगा। ठीक है। दोनों कनेक्टेड है, अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं कि माइंड कहीं और है, वो तुम्हारी बॉडी के साथ ही रहता है। ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि अब हमारे पास दो बिलीफ हैं। पहले माइंड बॉडी के डायकोटोमी के रिलेटेड। पहले क्या मानते थे कि माइंड बॉडी के अंदर कोई कनेक्शन नहीं, दोनों पैरेलल है। ठीक है, अलग अलग है। लेकिन अब क्या करंट बिलीफ क्या है, कि माइंड बॉडी कनेक्टेड है। ठीक है, जो कि साइंटिफिकली ट्रू भी है। अब हम किस पे आते हैं, साइको इम्यूनोलॉजी, कि माइंड का क्या इफेक्ट है इम्यून सिस्टम पे, उनके रिलेशनशिप से रिलेटेड ही है ये। ठीक है। अब मेंटल इमेजरी, मेंटल प्रोसेसेस को चेंज करके या इमेजेस के थ्रू हम आ, कैसे फोबियाज को कम कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो ये भी एक रिलेशनशिप होगी माइंड की, जो फिजिकल रिएक्शन हो रहा है तुम्हें फोबिया या किसी चीज से डर के, उसे हम कैसे कम करें, तुम्हारे तुम्हारे थॉट्स चेंज करके, या तुम्हारी मेंटल इमेज जो भी तुम उस ऑब्जेक्ट के रिलेटेड है उसे चेंज करके। ठीक है। साइकोलॉजी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, सबसे पहला कौन सा स्कूल है, स्ट्रक्चरलिज्म। इसमें क्या है कि हम जो कॉन्शियसनेस है माइंड को, उसे हम एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं, कि माइंड का स्ट्रक्चर कैसा हुआ। स्टडी किया इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू, सब्जेक्ट अपना जो भी एक्सपीरियंसेस है, मेंटल प्रोसेसेस है, उसे डिस्क्राइब करता है, सेल्फ रिपोर्ट करता है। ये किसने किया, विलियम वुंट ने। और इसी ने पहली साइकोलॉजी की लैबोरेटरी भी खोली, लिप्जिग और जर्मनी में। ठीक है। अब आते हैं हम फंक्शनलिज्म पे। तो इसमें क्या है कि हम क्या स्टडी करते हैं, कि माइंड एनवायरनमेंट में कैसे फंक्शन करता है, कॉन्शियसनेस का फंक्शन क्या है। ठीक है। इसमें कॉन्शियसनेस को कैसा माना गया कि ऑन स्ट्रीम है, मतलब कभी टूटती नहीं, हमेशा ही स्ट्रीम की तरह रहती है, जो एनवायरनमेंट में आ, जैसे एक नदी नहीं बहती आ, किसी जमीन पे, तो उसी की तरह कॉन्शियसनेस भी एनवायरनमेंट में बहती रहती है। ठीक है। तो उनका मानना ये था। फाउंडर कौन था, विलियम जेम्स। और इसने क्या, साइकोलॉजी की लेबोरेटरी खोली कैम्ब्रिज में। और इसी से इंस्पायर्ड होके एक एजुकेशनल थिंकर था, जॉन डेवी। तो इसने क्या कहा कि ह्यूमन बीइंग अपने सोशल एनवायरनमेंट के लिए अडेप्ट होते हैं, तो कॉन्शियसनेस उसी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई होती रहती है। तो इसने प्रैग्मेटिज्म स्कूल ऑफ थॉट निकाला। ठीक है। अब हम आते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पे। ये क्या है, परसेप्चुअल एक्सपीरियंस है, जो भी तुम्हारा एक्सपीरियंस है, उसे तुम कैसे ऑर्गेनाइज करते हो, किस तरीके से देखते हो। ठीक है। तो एक्सपीरियंस को इसने क्या क्या माना गया, कि एक्सपीरियंस को तोड़ मरोड़ के नहीं देख सकते, एक्सपीरियंस को उसके कंपोनेंट्स का सम की तरह देखो। ठीक है। तो ये हो गया गेस्टाल्ट। अब आते हैं बिहेवियरिज्म पे। बिहेवियरिज्म किसने दिया, जॉन वाटसन ने। इसने कहा कि माइंड कॉन्शियसनेस, उसे तो हम ऑब्जर्व कर नहीं सकते, तो उस पर फोकस करके क्या फायदा, तो फोकस करो किस पे, जो तुम देख सको, जिससे तुम वेरीफाई कर सको। तो वो क्या है, बिहेवियर, ओवर्ट बिहेवियर। तो उस पर ज्यादा फोकस किया बिहेवियरिज्म ने। दो रिसर्चर थे बिहेवियरिज्म के, पैवलोव और स्किनर। ठीक है। अब साइको एनालिसिस स्कूल पे आ जाते हैं।
उसमें क्या है, फ्रॉइड, ये फ्रॉइड ने बनाया। इसने क्या कहा कि जो भी अनकॉन्शियस है, जो भी जिस भी चीज़ को फोर्सेस से तुम अवेयर नहीं हो, जो भी तुम्हारा डिज़ायर है, कॉन्फ्लिक्ट, मेमोरी वगैरह-वगैरह, जो भी तुम्हारी अनकॉन्शियस में है, वो तुम्हारा बिहेवियर इफ़ेक्ट करती है, ठीक है? जो जिससे तुम अवेयर नहीं हो, ठीक है? अब ज़्यादातर बिहेवियर कौन-सा होता है? सेक्सुअल, प्लेज़र सीकिंग, ठीक है? तो वो मेन मोटिव है तुम्हारे बिहेवियर का, ठीक है? अब आते हैं हम ह्यूमनिज़्म पे, जो कार्ल रॉजर्स और मैस्लो ने दी थी। इन्होंने क्या कहा कि ह्यूमन बीइंग्स के पास फ्री विल है, तो वो अपना डेस्टिनी डिसाइड कर सकते हैं और वो उसी के साथ ग्रो करते हैं, ठीक है? उनका पोटेंशियल है, वो उसे अचीव करते हैं। कॉग्निटिव पे आ जाते हैं, तो गेस्टाल्ट और स्ट्रक्चरलिज्म का कॉम्बिनेशन क्या हो गया? कॉग्निटिव स्कूल। इसमें हम फोकस करते हैं कि इंसान नॉलेज कैसे गेन करता है, दुनिया के बारे में कैसे सीखता है, क्या-क्या प्रोसेसेस है उसकी, मेंटल प्रोसेसेस जिसके थ्रू वो नॉलेज गेन करता है। माइंड क्या है? माइंड को एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम की तरह देखा गया है। जो जैसे कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, वैसे ही माइंड भी करता है। तो माइंड के भी कंपोनेंट हो गए उस हिसाब से, और उसकी प्रोसेसेस होगी। अब इसके इसी से रिलेटेड कौन-सी स्ट्रीम है? कंस्ट्रक्टिविज़्म। ये पियाजे ने दी थी। इसने क्या कहा कि जो माइंड है बच्चों का, वो कंस्ट्रक्ट होता है किसके थ्रू? एनवायरनमेंट के थ्रू, इंटरेक्शन के थ्रू। तो उसकी इंटेलिजेंस क्या होती है? कंस्ट्रक्ट होती है। वाइगोट्स्की ने भी सेम ही दिया कॉन्सेप्ट, लेकिन उसने क्या कहा? सोशल प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान दिया कि लोग जो हैं, वो सोसाइटी के थ्रू सीखते हैं। जैसे तुम्हारे टीचर हो गए, पेरेंट्स हो गए, उनके थ्रू इंसान नॉलेज गेन करता है। अब ये टाइमलाइन है तुम्हारे पास नीचे टेबल पे, कि 1879 में ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर तो ये रही टाइमलाइन, ठीक है? अब हम डेवलपमेंट साइकोलॉजी पे ध्यान देते हैं कि डेवलपमेंट कैसे हुआ साइकोलॉजी का इंडिया में, ठीक है? इंडिया में सबसे पहले साइकोलॉजी कहाँ आई? कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। पहला सिलेबस आया वो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में आया, फिर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी बना, फिर डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी बना, ठीक है? कौन-कौन से मेन इंडियन साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने पहले साइकोलॉजी की स्टडी बाहर से करी, फॉरेन से, क्योंकि इंडिया में तो था नहीं, फिर इंडिया में आके उन्होंने काम किया, ठीक है? जैसे एनएन सेनगुप्ता हो गए, उन्होंने किस में स्टडी करी? स्ट्रक्चरलिज्म में। बोस हो गए, उन्होंने किस में स्टडी करी? साइकोएनालिसिस में, ठीक है? फिर उन्होंने आगे इंडिया की साइकोएनालिटिक एसोसिएशन भी एस्टैब्लिश करी। फिर हमारे पास क्या हो गया? डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, मैसूर और पटना में, ठीक है? अब 2 सेंटर थे साइकोलॉजी के, एक तो हो गया उत्कल यूनिवर्सिटी, एक हो गया यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। फिर हमारे पास एक और साइकोलॉजिस्ट आते हैं, वह कौन है? सिन्हा। इन्होंने कौन सी किताब लिखी? साइकोलॉजी इन थर्ड वर्ल्ड, इंडिया के बारे में मेनली, कि इंडिया में साइकोलॉजी का एवोल्यूशन किस-किस तरीके से हुआ। 4 फेजेस उन्होंने दिए। पहला तो इंडिपेंडेंस तक, क्योंकि पहले जो साइकोलॉजिस्ट थे स्कूल लिमिटेड थे, तो उन्होंने कौन-कौन सी स्टडी करी? एक्सपेरिमेंटल पे करी, साइकोएनालिसिस पे, टेस्टिंग पे। फिर हमारे पास क्या हुआ? सेकंड फेज पे आए, उसमें क्या अलग-अलग ब्रांच करी स्टडी, ठीक है? फिर आगे 1960s पे, उसमें क्या हमने प्रॉब्लम पे फोकस करी, इंडियन सोसाइटी में क्या-क्या प्रॉब्लम है, साइकोलॉजी उसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकती है, ठीक है? फिर हमने आया 1970s पे, उसमें क्या किया हमने? इंडियन वर्जन ढूँढना शुरू किया कि प्रोसेसेस क्या हैं, इंडिया में क्या-क्या साइकोलॉजी का व्यू पॉइंट है, कल्चर के हिसाब से क्या व्यू पॉइंट है, हमने वो स्टडी किया, ठीक है? ब्रांचेस आ जाते हैं साइकोलॉजी की, मेन-मेन क्या-क्या ब्रांच है। कॉग्निटिव हो गई, कॉग्निशन पे ध्यान देना, मेंटल प्रोसेसेस पे ध्यान देना, इंसान इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करता है, इन्फॉर्मेशन कैसे आती है इंसान के में माइंड में, ठीक है? सेंस, तो मेमोरी वगैरह इन सब पे ध्यान दिया, ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, लैंग्वेज वगैरह-वगैरह। अब 2 तरीके से हो सकती है इसमें इन्वेस्टिगेशन, या तो लैबोरेटरी में कर लो, इकोलॉजिकल अप्रोच, या तो नेचुरल सेटिंग में कर लो, ठीक है? उसे हमने इकोलॉजिकल अप्रोच बोल दिया। अब आते हैं हम बायोलॉजिकल साइकोलॉजी पे। इसमें फोकस किया कि फिज़ तुम्हारी जो बॉडी है, वो तुम्हारे बिहेवियर पे कैसे इफ़ेक्ट करती है, जो हार्मोन हो गए, ब्रेन हो गए, नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम, इन सब का क्या-क्या रोल है। अब पर्टिकुलरली ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर या केमिकल सब्सटेंसेस जो भी तुम्हारे ब्रेन में होते हैं, जो न्यूरॉन कम्युनिकेट करते हैं आपस में बीच में, तो उसकी स्टडी को हमने क्या किया? न्यूरोसाइकोलॉजी। एक पर्टिकुलर बिहेवियर या कॉग्निशन के समय पे तुम्हारे न्यूरॉन्स में न्यूरल एक्टिविटी क्या होती है तुम्हारे ब्रेन में, तो उसे हम जो मेजर करते हैं ईईजी के थ्रू, पैट के थ्रू, एमआरआई के थ्रू, तो उसे हमने न्यूरोसाइकोलॉजी के अंदर ज़्यादा किया। न्यूरोसाइकोलॉजी किससे ज़्यादा रिलेटेड है? न्यूरोसाइंस से, ठीक है? अब आते हैं हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के ऊपर। इसमें हमने कहा था कि इंसान भाई ना तो हमेशा बच्चा रहता है, ना एडल्ट रहता है, ना हमेशा बूढ़ा रहता है। वो स्टेजेस चेंज करता रहता है, वो ग्रो करता रहता है।
लाइफ के हिसाब से, ठीक है? जैसे-जैसे टाइम बढ़ता है इंसान अलग-अलग सिचुएशंस में आता जाता है, उसकी बॉडी भी चेंज होती रहती है, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है? उसकी एजिंग का क्या इफ़ेक्ट है इंसान के सोचने के तरीके पे? जैसे एक बच्चा अलग सोचेगा एक एडल्ट से, एक बूढ़ा इंसान एक एडल्ट से अलग सोचेगा, तो इन स्टेजेस का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है किस पे? माइंड पे और बिहेवियर पे। सोशल साइकोलॉजी, हमें पता है कि इंसान एनवायरनमेंट रहता है, उसका एनवायरनमेंट को उसके इफ़ेक्ट होता है। तो सोसाइटी का क्या इफ़ेक्ट है इंसान के बिहेवियर पे? लोगों का क्या इफ़ेक्ट है? लोगों का एक इंसान के पर्टिकुलर बिहेवियर पे क्या इफ़ेक्ट है? हम उसे उस पे फ़ोकस करते हैं। कल्चरल साइकोलॉजी, एक पर्टिकुलर कल्चर का क्या इफ़ेक्ट है? ठीक है? एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, एनवायरनमेंट से इंसान के बिहेवियर पे क्या फ़र्क पड़ता है? जैसे अगर अ, ज़्यादा गर्मी होगी, तो उन लोगों का बिहेवियर कैसा होगा इन कंपैरिज़न टू जहाँ कम गर्मी है, ज़्यादा सर्दी है। जैसे कि नॉर्वे है या स्कैंडिनेविया, वहाँ पे ज़्यादा सर्दी है, तो लोग डिप्रेस हो जाते हैं। तो एनवायरनमेंट का क्या फ़र्क है इंसान की साइकी पे? तो वो उन्होंने फैक्टर क्या किए ऑब्ज़र्व किए। अब आते हैं हेल्थ साइकोलॉजी पे। हेल्थ साइकोलॉजी का हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है? जैसे तुम्हारे सोचने का क्या तरीका है, तुम्हारा लाइफ़स्टाइल कैसा है, तुम वो बिहेवियर क्यों कर रहे हो और उसका तुम्हारी हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, उस पे हम फ़ोकस करते हैं। अब क्या आ गया क्लिनिकल साइकोलॉजी या काउंसलिंग साइकोलॉजी। क्लिनिकल में हम इन सब में हम क्या फ़ोकस करते हैं कि इंसान के डिसऑर्डर्स को हम क्या करें, हेल्प करें ट्रीट करने में। अब हम आते हैं किस पे, काउंसलिंग पे। काउंसलिंग पे हम डे टू डे लाइफ़ की प्रॉब्लम्स पे फ़ोकस करते हैं। अब साइकियाट्रिस्ट का क्या रोल होता है इन सब में? साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, वो फिज़िकल हेल्थ अगर तुम्हारी कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेडिसिन देता है। सर्दी होगी तो पैरासिटामोल दे दी या फिर सिट्रजिन दे दी वगैरह-वगैरह। वैसे ही एक साइकियाट्रिस्ट भी कोई मेंटल डिसऑर्डर होगा या फिर डिप्रेशन होगा तो उसकी एक पर्टिकुलर दवाई देता है। जनरली ऐसा एसएसआरआईज़ वगैरह-वगैरह, ठीक है? तो साइकियाट्रिस्ट का काम क्या होता है। बाकी थेरेपी जो है वो काउंसलिंग और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेनली प्रोवाइड करते हैं। अब आते हैं हम किस पे, इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी पे। इसमें क्या होता है कि हम वर्क रिलेटेड फोकस करते हैं, वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स का। एक वर्कर है, उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, ठीक है? वो दूसरों के साथ बिहेव कैसे करता है, आ, वो मोटिवेटेड है या नहीं काम करने के लिए वगैरह वगैरह, तो हम उस पर फोकस करते हैं ज़्यादा। एजुकेशनल साइकोलॉजी, अब साइकोलॉजी है तो हम इसे स्कूल में कैसे अप्लाई करते हैं, लोग सोचते कैसे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टडी कैसे करते हैं, उनकी स्टडी बढ़िया कैसे करें, उन्हें मोटिवेट कैसे रखें, आपस में एक दूसरे से लड़ाई ना करें, बुलिंग ना करें, ज़्यादा सोशल हों, अपने आप को एक्सप्लोर करें, हम किस तरीके से उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो उसे हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर डालेंगे। स्कूल साइकोलॉजी जो मेनली स्कूल के रिलेटेड बच्चों पे फोकस करता है। बाकी एजुकेशनल साइकोलॉजी जनरली एजुकेशन पे फोकस करती है, किसी भी लेवल पे, ठीक है? अब आते हैं हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। एक एथलीट है, अ, उसकी मेंटल कंडीशन बढ़िया कैसे होगी, वो अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर पाए, मोटिवेटेड रहे, अ, या फिर अगेन अच्छा बिहेवियर दिखाए, अपनी परफॉर्मेंस के लिए मोटिवेटेड रहे, अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व हो स्टडी में कि किस-किस टेक्निक से उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, उन सब चीज़ों पे ये फोकस करती है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। थीम्स क्या हैं? 5 थीम है। पहली थीम क्या है कि साइकोलॉजी क्या फोकस करती है कि हम जो भी मेंटल प्रोसेसेस हैं, बिहेवियर हम प्रिंसिपल्स निकाल पाएँ। प्रिंसिपल्स क्या, एक तरीके की क्या हो गया, जनरलाइज़ेशन हो गई। मतलब कि कॉज़ एंड इफेक्ट को बताने वाले क्या स्टेटमेंट्स, कि हमें ये पता हो कि बिहेवियर या मेंटल प्रोसेसेस इसी तरीके से काम करेगी रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन, क्योंकि उन ब्रेन का नेचर ही ऐसा है, ठीक है? तो हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया रियलिटी को, फिर हमने डेटा देखा, हमने उस डेटा के बेसिस पे हमने कंक्लूजन ड्रॉ किए, ठीक है? ये सब हमने किसके थ्रू किया, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, केस स्टडी के थ्रू वगैरह वगैरह, ठीक है? थीम 2 पे आ जाते हैं। इसमें क्या हमने बिहेवियर को क्या माना, बिहेवियर किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है, किस चीज़ का फंक्शन है, लोगों का और एनवायरनमेंट का। लोग क्या हो गए, लोगों की हर एक इंडिविजुअल है तो उसकी एक पर्सनैलिटी होगी, और एनवायरनमेंट क्या हो गया, जो एनवायरनमेंट बाहर एग्ज़िस्ट कर रहा है, ठीक है? एनवायरनमेंट के फैक्टर्स वगैरह। ये कर्ट लेविन ने इसको एक इक्वेशन में डाल दिया कि बिहेवियर इज़ इक्वल टू एफपीई। इसका बिहेवियर इनका फंक्शन है एक पर्सनैलिटी का और एनवायरनमेंट का, ठीक है? अब इसी के बेसिस पे पर्सनैलिटी अगर हमें पढ़नी है या इंडिविजुअल डिफरेंस अगर हमें स्टडी करना है तो हम किस पे फोकस करते हैं, डिफरेंशियल साइकोलॉजी पे।
इसका बाद में नाम चेंज हो गया और इसे पर्सनैलिटी साइकोलॉजी कि इंसान की पर्सनैलिटी क्या है, उसके पर्टिकुलर क्या एट्रीब्यूट है, एक इंसान की क्या-क्या क्वालिटीज़ है जो उसे दूसरे से डिफरेंट करता है, उसका बिहेवियर या उसकी लाइफ की क्वालिटी पे इफ़ेक्ट करता है। तो इसको हम स्टडी में पर्सनैलिटी साइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है? अब हम क्या आते हैं थीम 3 पे। इसमें क्या है कि हर एक बिहेवियर है वो वैक्यूम में नहीं होता। हर एक चीज़ की एक कॉज़ होती है, कॉज़ एंड इफ़ेक्ट। बिहेवियर की भी कॉजेज़ होंगी, कुछ इंटरनल होगी, इंसान के अंदर क्या चल रहा है, दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, उसकी कंडीशंस क्या है। दूसरा क्या एक्सटर्नल, एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट से कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है। अब ह्यूमन बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है, तो ज़रूरी नहीं कि उसकी एक ही कॉज़ हो, ठीक है? कई कॉजेज़ हो सकती हैं। अब सारी कॉजेज़ क्या एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है? थीम 4 तो इस पे क्या है कि बिहेवियर क्या है कल्चरली कंस्ट्रक्टेड है। जो कल्चर है वो तुम्हारे बिहेवियर को इफ़ेक्ट करता है पर्टिकुलरली। जैसे बड़ों के पैर छुओ, पहली बार मिलो तो या नमस्ते करो, तो ये क्या है इंडियन सोसाइटी या कल्चर का इन्फ्लुएंस है तुम्हारे बिहेवियर पे। अब ऑब्वियसली अगर कोई यूरोप या अमेरिका में रहेगा वो हैंडशेक करेंगे, ठीक है? हाय हेलो बोलेंगे, नाम से बुलाएँगे, ठीक है? तो ये है। थीम 5 बिहेवियर को कंट्रोल मॉडिफाई किया जा सकता है क्योंकि हमें कॉज़ एंड इफेक्ट पता चल गया तो उन कॉजेज़ को हम चेंज करके बिहेवियर में भी चेंज ला सकते हैं, ठीक है? इसी तरीके से हम मेंटल प्रोसेसेस कॉजेज़ को समझ के उन कॉजेज़ में चेंज लाके हम इंसान के डिसऑर्डर्स को भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है? अब एक्टिविटी कितनी 2 तरह की होगी, या तो रिसर्च कर लो या उस रिसर्च को अप्लाई कर लो। तो उसी के बेसिस पे उन्होंने 2 डायकोटोमी बनाई। एक तो बेसिक साइकोलॉजी होगी, मेन फोकस क्या थ्योरेटिकल पार्ट पे, क्या-क्या थ्योरी है, क्या-क्या प्रिंसिपल्स हैं, साइकोलॉजी के जो भी डेटा मिला उससे हमने क्या प्रिंसिपल्स जनरेट किए, क्या-क्या थ्योरी है, नई-नई थ्योरी डेवलप करना वगैरह-वगैरह। उस थ्योरी का यूज़ करके लाइफ में क्या चेंज लाना, उसको हम बोलते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी। अब तुम देख लो कि साइकोलॉजी के कहाँ-कहाँ, किन-किन एरियाज़ में एप्लीकेशन है, वो इस डायग्राम से पता लग जाएगा। फिलॉसफी हो गया, फाइन आर्ट, कंप्यूटर साइंस वगैरह-वगैरह, ठीक है? ये इन सब चीज़ों से कोरिलेटेड है साइकोलॉजी, इन सब सब्जेक्ट से। अब साइकोलॉजी को हम कहाँ-कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? वर्क पे कैसे करेंगे? क्लिनिकल साइकोलॉजी हमें पता ही है, मेंटल डिसऑर्डर्स को कैसे ठीक करना कि इंसान जो काम नहीं कर पा रहा, जो डिसऑर्डर्स हैं, इस लेवल पे हाई लेवल की डिग्री की होगी कि वो काम भी नहीं कर पा रहा अपना, डे टू डे लाइफ में फंक्शन नहीं कर पा रहा, तो उन डिसऑर्डर्स को हेल्प करने के लिए या थेरेपी देने के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है? काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, ये क्या नॉर्मल डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स, मोटिवेशन या इमोशनल जो इंसान फिगर आउट नहीं कर पा रहा, लेकिन वो काम कर पा रहा है, ठीक है? तो हेल्प करने के लिए या गाइडेंस देने के लिए काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है? कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट, इसमें क्या है कि हम प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं कम्युनिटी की। जैसे कम्युनिटी में क्या-क्या प्रॉब्लम होगी, लोग झगड़ा ज़्यादा कर रहे हैं, पार्किंग के ऊपर बहस हो रही है, दारू पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं बच्चे, तो कैसे ठीक करोगे उसे? तो इसके लिए कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है? कि उनका बिहेवियर चेंज करने के लिए। स्कूल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग देनी है बच्चों को, बच्चों की प्रॉब्लम समझनी है, बच्चे स्ट्रेस में है या नहीं, पढ़ाई में मोटिवेशन देनी है वगैरह-वगैरह ठीक है? तो उसके लिए हमारे पास क्या है स्कूल साइकोलॉजिस्ट, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट, ये वर्कर के लिए होता है कि कम्युनिकेशन बनाना वर्कर और हायर अप जो अथॉरिटी है ऑफिस में उनके बीच में कंसल्टेशन देना कि अगर मोटिवेशन कम है तो क्यों कम है, अगर कोई अदर इशू वगैरह तो नहीं, ठीक है? स्किल ट्रेनिंग देना, हाँ, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उन्हें मोटिवेट करना वगैरह-वगैरह, ठीक है? तो ये ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट का काम है। अब जो तुम्हारी किताब में दी थी कि लर्निंग एड, इन 2 चीज़ों का यूज़ कर लो, या तो ग्लोसरी जो तुम्हारी एनसीईआरटी के बैक में जाके जो की टर्म्स हैं या डेफिनिशंस हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो देख लो, या फिर एक्सपीरियंशियल लर्निंग की जो एक्टिविटी दिया है चैप्टर के बीच में या प्रोजेक्ट आइडिया दिए हैं या प्रैक्टिकल दिया है, उनका यूज़ करके तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो कोई कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है।